कहानी को शुरुआत में एक आदमी बोलता है कि वो बस इस प्लैनेट अर्थ का एक विजिटर है जो एक सिविलाइज्ड जगह से यहाँ पर आया है। वो खून थूकता है और एक बच्ची ओल्ड मैन स्यू को बुलाती है, बोलती है कि उसकी मॉम ने ये चीज उसे देने को कहा है। बूढ़ा आदमी उसे थैंक्स बोलता है। बच्ची छोटा सा ब्रेड रोल जमीन पर रखती है और कहती है कि जल्दी ठीक हो जाना और वो वाला साबुन फिर से बनाना। ये बोलकर वो छोटी लड़की ब्लिजर्ड में चली जाती है और वो फिर से कहता है, आई एम एन इनहैबिटेंट ऑफ प्लैनेट अर्थ, एक ऐसा इंसान जो 50 साल पहले सिविलाइज्ड वर्ल्ड से आया था। उसे नहीं पता कैसे, लेकिन वो इस अजीब वर्ल्ड में पहुंच गया। वो अपने कोवर्कर्स के साथ एक लेक्चर पर जा रहा था जब उन्हें एक लैंडस्लाइड ने बहा दिया। साफ लग रहा था कि सब मारे गए होंगे, पर वो लोग इस स्ट्रेंज वर्ल्ड में जागे एक जायंट 3 पूंछ वाली फॉक्स और 2 सर वाले स्नेक के सामने। अजीब लोग जिनके पास आसमान में उड़ने की पावर थी, बिल्कुल वैसे जैसे वो अपनी नॉवेल्स में कभी कभी पढ़ता था। पर ये सब जानने के बावजूद उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि उसके सारे साथियों की जिंदगी उससे कहीं ज्यादा अच्छी हो जाएगी। सेजस कहलाने वाली क्रीचर्स आसमान से उतरी और उसके दोस्तों के टैलेंट्स देखकर काफी इम्प्रेस्ड हुई। फिर हर एक को दुनिया और आसमान के अलग अलग हिस्सों में ले जाया गया। वहां सिर्फ वो और डायरेक्टर किन बचे थे। किसी रीजन से दोनों को उम्मीद थी कि चूंकि वो भी दूसरे वर्ल्ड से आए हैं, शायद उनके लिए भी कुछ स्पेशल होगा। पर समय बीतने लगा और उन्हें समझ आया कि उनके अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं है। सर्वाइवल के लिए बस मैनुअल लेबर ही कर सकते थे। 6 महीने बाद डायरेक्टर बोला कि वो ऐसे नहीं जी सकता। उन्होंने अपनी मुश्किल से कमाई हुई थोड़ी सी रकम जोड़कर एक बेसिक मार्शल आर्ट्स की किताब खरीदी, वही जो सड़क पर कहीं भी मिल जाती है। लेकिन अजीब बात यह कि डायरेक्टर ने सिर्फ 3 महीने में वो किताब मास्टर कर ली और मार्शल आर्ट्स मास्टर बन गया। वो नेशन के लिए काम करने लगा और ज्यादा एडवांस्ड मार्शल आर्ट्स सीखता गया। जल्दी ही वो पूरे वर्ल्ड में फेमस वॉरियर बन गया। लेकिन प्रोटैगनिस्ट पीछे रह गया। आज तक वो सोचता है कि क्या उसके लिए भी कुछ स्पेशल था। वो हमेशा बिलीव करता रहा, पर टाइम बीतता गया और कुछ नहीं हुआ। अब 50 साल बाद वो बस एक बुजुर्ग आदमी है जो ठंड से अकेले मरने वाला है। उसने जीने की पूरी कोशिश की, इस जगह की लैंग्वेज सीखी, लिखना सीखा, पैसे कमाना सीखा, एक छोटा सा प्लॉट खरीदा, अपना घर बनाया। अर्थ की नॉलेज से उसने सोप जैसी चीजें बनाई और बेचकर पैसे कमाए। ये वर्ल्ड काफी कम सिविलाइज था और उसकी कई बातें यहाँ न्यू कॉन्सेप्ट्स थी, पर यहाँ मार्शल वर्ल्ड बहुत कम्पिटिटिव था। उसकी रेसिपी चोरी हो गई और पैसे वाले लोग बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करने लगे और उसे मार्केट से लगभग बाहर कर दिया गया। नॉवेल्स में तो सोप इन्वेंट करके आदमी बिलियनर बन जाता है, लेकिन उसके लिए तो बेसिक सर्वाइवल भी मुश्किल हो गया। अब वो रिजेक्शन झेलते हुए मौत का इंतजार कर रहा है। वो सोचता है कि लोग उससे क्या चाहते थे। उसने अपनी पूरी कोशिश की तो सही बात क्या था? अगर वो स्पेशल नहीं था तो चुना क्यों गया? और क्यों उसे जीते रहना पड़ा सिर्फ इसलिए कि सब कुछ उससे छीन लिया जाए? उस पल उसे अपनी आंखें खोल कर रखने की भी एनर्जी नहीं बची थी। बस सोच रहा था कि काश उसके पास थोड़ी पावर या कुछ अपॉर्चुनिटीज होती, और फिर उसी तरह वो मर गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो जाग जाता है अपनी ही हथेलियां देखता हुआ, सोचता है कि वो जिंदा कैसे है और वही कपड़े क्यों पहने हैं जो अर्थ से आते वक्त पहने थे। उसके सामने उसके सारे सहकर्मियों खड़े हैं सिर पकड़े हुए, ये सोचते हुए कि वो लोग कहाँ हैं। तब उसे चीजें समझ आने लगती हैं। वो इस वर्ल्ड में एक पावर के साथ आया था, हाँ, एग्रेशन की पावर। तभी एक आदमी, शायद डायरेक्टर किम, कमेंट करता है कि वो लोग ट्रिप पर थे तो यहाँ कैसे आ गए। साफ था कि ये वही दिन है जब एक्सीडेंट के बाद वो पहली बार यहाँ पहुंचे थे। अजीब है, जब वो जमीन पर गिरा था तो उसे एक अजीब सी लाइट दिखी और फिर आंखें यहाँ खुली। प्रॉब्लम ये है कि ये 50 साल पहले हुआ था। उसे सही से याद भी नहीं कि चीजें कैसे होती थी। कोई मैनेजर एसईओ को बुला रहा है और हमारा लड़का कंफ्यूज्ड खड़ा रहता है, सोचता है कि अब रिग्रेशन के बाद उसे क्या करना चाहिए। ज्यादातर रिग्रेशन स्टोरीज में लोग फ्यूचर की नॉलेज का फायदा उठाते हैं, लेकिन उसने तो बस सोप बनाना सीखा था और वो भी अब याद नहीं क्योंकि बहुत लंबा टाइम जी लिया था। तब वो आदमी फिर से चिल्लाता है, सू युनरियोंग को आवाज लगाकर बोलता है कि इधर देखो और सबको इग्नोर करना बंद करो। हमारा लड़का अपॉलॉजी बोलने ही वाला होता है कि तभी वो आदमी अचानक उसके चेहरे पर पंच मार देता है। वहां की लड़कियां और बाकी लोग बस शॉक में देखते रह जाते हैं। वो आदमी बोलने लगता है कि ये इडियट है, शायद गाड़ी चलाते टाइम सो गया था और सबको उस खड्डे में गिरा दिया। क्लियरली उसे असली हालत का पता नहीं, क्योंकि वो कहता है कि ऑलमोस्ट सब मर गए थे। ये सुनकर सू को याद आता है कि मैनेजर वाला नाम तो उसे 50 साल से किसी ने बुलाया ही नहीं था, इसलिए वो समझा ही नहीं कि ये उसे बुला रहा था। वो आदमी पूछता है कि क्या मैनेजर सीओ वापस जाते ही अपनी नौकरी खोना चाहता है। प्रोटैगनिस्ट उसे पहचान जाता है, सेक्शन चीफ जॉन माइंगहुन, एक नेपोटिज्म वाला कमीना जिसने 32 साल तक उसकी जिंदगी खराब की थी। सब उसे शांत होने को बोल रहे हैं, पर जॉन बस चढ़ा जा रहा है। सू खड़ा होने लगता है। उसे याद आता है कि उस दिन वो सच में थका हुआ था
क्योंकि ये जॉन अपना पूरा काम उस पर डाल देता था और ये ट्रिप ड्राइव भी उसे नहीं करनी थी। आसपास के लोग चिल्ला रहे हैं सब काम करने की कोशिश में, जबकि सू की यादें धीरे धीरे वापस आ रही हैं। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो खुद को गलत मान कर बस माफी मांगता रहा था और फिर अगले 50 साल उसकी पूरी जिंदगी इसी तरह बीती, हमेशा अपोलोजाइज करता हुआ, सिर झुकाकर। बैंडिट्स भी उसे पीटते थे तो वो माफी मांगता था, मार्शल आर्टिस्ट इंसल्ट करते थे तो भी वो माफी मांगता था। लेकिन सालों बाद उसे ये बात समझ आई कि हर जगह झुकना जरूरी नहीं होता, कुछ सिचुएशंस अलग होती हैं। वो चीफ जॉन को आवाज देकर कहता है कि उसे पता है वो गुस्से में है, लेकिन अभी ब्लेम करने का टाइम नहीं है। जॉन उसकी माम को लेकर गंदी बात बोलता है और उसे फिर से पंच करता है। ये सीधा सू के गाल पर लगता है। अब सू उसे घूरता है, सोचता हुआ कि उसे कभी भी उन लोगों के आगे झुकने की जरूरत नहीं जिनसे वो हैंडल कर सकता है, और वो भी उसके गाल पर एक जोरदार पंच मार देता है। सबके मुंह खुले रह जाते हैं। वो आगे बढ़ते हुए सोचता है कि अपनी पिछली लाइफ में वो कितनी बार मार्शल आर्टिस्ट से पिटा था। बैंडिट्स तो हर्ब्स कलेक्ट करने पर भी पीट देते थे, टैक्स न देने पर भी उसे मार पड़ती थी, एंड नाउ वो वहां खड़ा है उस आदमी की बुरी तरह धुनाई करता हुआ। इस वायलेंट वर्ल्ड में उसने वो चीज हासिल कर ली थी जो इस वक्त इन लोगों के पास नहीं थी। उसे बिल्कुल पता था कि ह्यूमन माइंड कैसे काम करती है। जैसे ही तुम किसी की आंख पर सीधा पंच मारते हो, फियर कई गुना बढ़ जाता है। कुछ पंचेस और पड़ जाए तो इंसान के मुंह से बस 2 वर्ड्स निकलते हैं। उसी वक्त जीन पूरा कांपते हुए बस बोल पाता है, आई एम सॉरी। प्रोटैगनिस्ट के पास शायद वो मिथिकल टैलेंट्स नहीं थे जिनकी तलाश हेवन वाले सेज करते हैं, न ही वो मार्शल प्रोवेंस जो इस वर्ल्ड में फेमस होने के लिए चाहिए, लेकिन उसके पास अपनी डेस्टिनी बदलने की एबिलिटी थी। वो बेवकूफ जॉन अब अपना सिर पकड़कर गिरा हुआ है, पूरी तरह दबा दिया गया है, जबकि बाकी लोग एसईओ को आवाज देकर बोल रहे हैं कि थोड़ा काम हो जाओ यार, आखिर वो अपने कोवर्कर को ऐसे कैसे पीट सकता है। हमारा लड़का तुरंत नॉर्मल इंसान वाला कार्ड खेल देता है, बोलता है कि उससे गलती से गुस्सा निकल गया और आधी अधूरी अपॉलॉजी दे देता है। मैनेजर किम बोलता है कि सिर्फ सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। जॉन ने शायद लाइन क्रॉस की थी, लेकिन सू ने जो उसके साथ किया वो भी बहुत ज्यादा था। से जानता है कि वहां मौजूद सब लोगों में से एकमात्र इंसान जो थोड़ी हद तक उसके साथ रहेगा वो डायरेक्टर किम है, इसलिए वो मान जाता है। ये आदमी मार्शल आर्ट्स सीखते ही सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स में से एक बन जाएगा, तो उसे इस आदमी को सपोर्ट करना होगा और उसके करीब रहना होगा। ऑब्वियसली ये सब अब भी उसकी प्लानिंग का हिस्सा है। वो जॉन के पास जाता है और सिंसियरली अपॉलॉजी बोलता है कि उसने ओवर रिएक्ट किया। जॉन कुछ बोलना चाहता है, लेकिन सू की एक छोटी सी ग्लेयर से ही उसकी फट जाती है और वो मुंह फेर लेता है। किम जंगल की तरफ देखता है और बोलता है कि उन्हें यहाँ से निकलकर कोई विलेज वगैरह ढूंढनी चाहिए। एसईओ को भी लगता है कि यही लॉजिकल है, लेकिन दिक्कत यह है कि इस वर्ल्ड में लॉजिक काम ही नहीं करता। ये इमॉर्टल्स की दुनिया है जहां हर कोई अपनी इमॉर्टैलिटी पाने के लिए लड़ रहा है, और यहाँ सिर्फ एक ही रूल है कि स्ट्रॉन्ग वीक को निगल जाता है। इस वर्ल्ड में जिसके हाथ में सोर्ड है वो फेम और ऑनर के लिए फाइट करेगा। इस जंगल का नाम पाथ ऑफ एसेंशन है। बदकिस्मती से यहाँ आसपास न कोई नेशन है न विलेज। सू किम को बोलता है कि सूरज ढलने वाला है तो उनसे कहना चाहिए कि किसी सेफ जगह पर कैंप लगा लें। किम मान भी जाता है, लेकिन पूछता है कि उनकी कार कहाँ है जिसमें सारे सप्लाईज थे। अगर वो मिल जाए तो सर्वाइवल आसान हो जाएगा। हमारा लड़का ऑलरेडी जानता है कि वो कार किसी भी हाल में नहीं मिलने वाली। प्रॉब्लम ये है कि अगर वो ये बात यूं ही बोल देगा तो कोई मानेगा नहीं, तो उसके पास एक और प्लान है। वो कहता है कि अभी सबसे अच्छा आइडिया ये है कि ग्रुप 2 हिस्सों में बांट जाए, एक टीम कार ढूंढे और दूसरी टीम कैंप लगाए। लॉजिकल लगने की वजह से सब मान भी जाते हैं। नाइट पड़ जाती है, ऑब्वियसली कार नहीं मिली और लोग कैंप फायर बना लेते हैं। नीली आंखों वाली लड़की पूछती है कि कार आखिर गई कहाँ, लैंडस्लाइड हुआ था लेकिन कार कहाँ गायब हो गई। किम और बाकी कहते हैं कि किसी को आइडिया नहीं, गलत इंसान से पूछ रही है वो, सबके सब लॉस्ट हैं। ग्रुप कुछ तरह के चेस्टनट्स खा रहा है जो काफी टेस्टी हैं, और एसईओ बताता है कि उसे रास्ते में और भी मिले थे तो खाने की टेंशन नहीं है। मैनेजर उसकी तारीफ करता है कि सिचुएशन बहुत कठिन है, लेकिन उसकी वजह से हालात ज्यादा मुश्किल नहीं हो रहे। कंपनी के समय से ही उसे पता था कि वो भरोसे लायक इंसान है। अब उसे याद आता है कि शायद वो बहुत टायर्ड था क्योंकि जॉन ने सारा अपना काम उसी पर डाल दिया था। पीली आंखों वाली लड़की भी मानती है कि मैनेजर हमेशा डिलीजेंट रहा है। ये छोटे डेविल्स अभी ऐसे बिहेव कर रहे जैसे वो उस पर भरोसा करते हो, लेकिन सू जानता है कि ये सब एक दिन उसे छोड़ देंगे। अपनी पिछली लाइफ में सू को ये केव कई घंटों पैदल चलने के
बाद गहरी रात में मिली थी। अब वो कह देता है कि लक से ये जगह मिल गई और सोचता है कि उसे इस आखिरी पीसफुल रात का पूरा फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ऐसे हंसना मुश्किल होगा। कुछ देर बाद चांदनी में कांपते हुए वो बोलता है कि वो फॉरेस्ट के लॉर्ड का स्वागत करता है। उसके सामने 3 पूंछ वाली फॉक्स खड़ी है। फॉक्स कहती है कि इस लड़के से एक अजीब सी स्मेल आ रही है, इंसानों जैसी नहीं। वो हजारों साल से जी रही है लेकिन ऐसी स्मेल कभी नहीं पाई। उसी वक्त केव में सो रहे लोग बाहर निकलते हैं और सब डर जाते हैं। सू अपनी मेमोरी में याद करता है और सबको बोलता है कि घुटनों पर बैठकर फॉरेस्ट के लॉर्ड को रिस्पेक्ट करो। फॉक्स बोलती है कि जब भी वो मानवता के लोग यानी ह्यूमन से मिलती है, उसे याद आता है कि वो कितने बेवकूफ और बदतमीज हैं। वो अब तक सबके लिम्स उखाड़ चुकी होती, पर लगता है उनमें से एक को रिस्पेक्ट करना आता है, इसलिए वो सबको माफ कर रही है। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि वो सब उसके टेरिटरी में हैं, उन्हें प्राइस चुकाना होगा। किसी एक को अपना आर्म ऑफर करना पड़ेगा। सू को याद आता है कि पिछली लाइफ में जब ये क्रीचर आया था तो कोई नहीं जानता था क्या करना है। सब चिल्लाने लगे थे और फॉक्स ने सबके लिम्स उखाड़ दिए थे। सब आधे मरे रह गए थे। इस बार कम से कम फॉक्स उसके बिहेवियर से इम्प्रेस्ड लग रही है। फॉक्स अपने होंठ चाटते हुए पूछती है कि आम कौन देगा। सू ने पहले सबको अपने लिम्स खोते देखा है, तो उसके लिए एक आम देना बड़ी बात नहीं। एक इंसान की तरफ से एक आम बहुत छोटी कीमत है। और फिर वो लोग बाद में आकर सबको हील भी कर देते। वो पहले से पेन कम करने वाली हर्ब भी साथ लाया है। वो हिम्मत करके बोलता है कि वो अपना आम देगा। सब चौंक जाते हैं। फॉक्स एक सेकंड भी नहीं लगाती, एक ही झटके में उसका आम काटकर खा जाती है। सब वो दर्द लगभग फील कर पाते हैं और सू तुरंत हर्ब लेने जाता है। फॉक्स कहती है कि उसे लगा था इस लड़के का टेस्ट अलग होगा क्योंकि स्मेल अलग थी, लेकिन टेस्ट तो नॉर्मल ह्यूमन जैसा ही है, बल्कि उससे भी खराब, क्योंकि उसकी वेन्स इम्प्योर है। सू रोते हुए माफी मांगता है कि ऑफरिंग अच्छा नहीं था, लेकिन फॉक्स मुड़कर कहती है कि वो सबको 7 दिन अपने टेरिटरी में रहने देगी और उसकी डिविनिटी की वजह से कोई मरेगा नहीं। फॉक्स जंगल में गायब हो जाती है। बाकी लोग सू को बुलाते और पूछते हैं कि वो ठीक है। वो बोलता है कि हाँ, बस उसे केव तक ले चलो। वो बताता है कि वो फॉक्स से पहले ही मिला था और उससे बात करके उसने इस वर्ल्ड के बारे में थोड़ा जाना। वो रिवील करता है कि वो लोग अब अर्थ पर नहीं है और सब डर जाते हैं। उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन 3 पूंछ वाली फॉक्स देखने के बाद अब रियलिटी उन पर उतर रही। सू अपना कट चुका आम दिखाते हुए बोलता है कि कम से कम 1 हफ्ते तक वो सेफ हैं। बाकी लोग पूछते हैं कि 1 हफ्ते बाद क्या? वो बोलता है कि फिर उन्हें कुछ और ऑफर करना होगा। सब फिर से डर जाते हैं, लेकिन वो बोलता है कि वो बहुत थका हुआ है और उसे आराम चाहिए। उम्मीद है सब समझेंगे। नाइट फॉल्स और शायद जांग ने कुछ कहा होगा, क्योंकि अब सब लोग उसके खिलाफ हैं। द प्रोटैगनिस्ट उस आदमी को सुन रहा है जो पूछ रहा है कि 1 हफ्ते में कौन अपने आर्म और लेग को गिव अप करने वाला है। एडिडास ट्रैकसूट वाला आदमी कहता है कि फिर भी वो लोग सील को ऐसे छोड़ नहीं सकते। वो बहुत काम का था और उसी ने ये जगह ढूंढी थी, राइट? और उसने अपना आर्म भी दे दिया था। जुंग कहता है कि उन्हें उसकी मौजूदगी का फायदा उठाकर फिर उसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए। उसका आर्म वैसे भी जा चुका है और वो न सो और वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। अभी जुंग अपनी छोटी मोटी प्लान्स बना रहा है, लेकिन हमारा बॉय वहां बिना आर्म के अपने दूसरे हाथ को पॉकेट में डालकर ऑरा फार्म कर रहा है। और लड़कों की बातें सुनकर लगता है कि वो उसे कैद करके हर हफ्ते उसके लिम्स में से एक देने का प्लान कर रहे हैं। वो एक बड़ा सा रॉक उठाता है और सोचता है कि उसे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन पिछले 50 साल में सीखी हुई वायलेंस से जॉन को खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं, इवन बिना आर्म के भी। वो आदमी पीठ करके खड़ा है, बातें कर रहा है और हमारा लड़का सोच रहा है कि उसे किल करे या नहीं। वो एक लंबी सांस लेता है, रॉक गिरा देता है और कहता है अभी नहीं। डर इस वक्त सबकी जजमेंट को प्रभावित कर रहा है और अगर वो बहुत क्रूअल हो गया तो डायरेक्टर किम के साथ भविष्य में बनानी पड़ने वाली रिलेशनशिप्स और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तभी उसे कोई जोंग को चुप रहने को बोलता है, नहीं तो उसके पैर तोड़ देंगे। सेयू समझ जाता है कि भले जोंग की प्लानिंग चल रही है, लेकिन कुछ लोग अभी भी उसके साइड में हैं। नाइट फॉल्स और नया दिन आता है। उस लोमड़ी के उलट जिसने एक आम खा लिया था, ये 2 सिर वाला स्नेक बस थोड़े से खून की मांग करता है। पिछली जिंदगी में यही स्नेक बेचारे लोगों का पूरा खून चूस लेता था, चाहे उनके लिम्स बचे हों या नहीं। इस बार वो चीफ ओगाए अपना छोटा सा आर्म आगे करता है। स्नेक थोड़ा टेस्ट करके तुरंत चला जाता है, क्योंकि इस बार ह्यूमन का ब्लड उसे सबसे घटिया लगा। वो और नहीं चाहता था। सू को समझ आ जाता है कि उसे ब्लड पसंद नहीं आया, क्योंकि इस आदमी के खून में अल्कोहल और निकोटीन भरा हुआ है और ऊपर से लड़के का कोलेस्ट्रॉल अलग। ये देखकर वो जॉन मिन को हर्ब्स लेने चलने को कहता है। उसे उसका पूरा नाम बुलाना थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल था, लेकिन सीओ बस पूछता है कि उसे भूख लगी है या नहीं। वो हाँ बोलता है तो सीओ कहता है चल, क्योंकि वो उसे एडिबल हर्ब्स दिखाने वाला है।
वो ऑलरेडी प्लान कर चुका है कि अगला हफ्ता भी अपना आर्म फॉक्स को देने वाला है, तो अगर वो मर गया तो किसी को ये हर्ब्स पहचानने आने चाहिए। जॉन ऑकवर्ड सा हो जाता है। ये ठीक उसके ही प्लान में आता है और वो कहता है कि अच्छा है ये जानना, और उसे थैंक्स देता है। लेकिन सू अच्छे से जानता है मैन, फॉक्स कभी वापस आने वाली नहीं, और इस आदमी को ये नॉलेज काम आने का चांस भी नहीं मिलेगा। अगले सीन में वो जॉन को डांट रहा है कि कितनी बार उसे गलत हर्ब न तोड़ने को बोले। आदमी बस सॉरी बोलता रहता है। हमारा लड़का बोलता है कि इसे लगता है जैसे ये सभी को किल करने निकला हो। वो उसे डांटता रहता है, अपने पास्ट लाइफ की पैसिव एग्रेशन का फायदा उठाते हुए। जॉन समझाने की कोशिश करता है कि उसे थोड़ा ब्रेक चाहिए। वो लगातार हर्ब्स ढूंढ रहा है, लेकिन सू जानता है कि ये कमीना कंपनी में उसके पहले दिन से ही उसे परेशान करने में लगा था, और वो बस उसे कहता है कि वापस काम पर लगो, सनसेट से पहले ये सब खत्म करना है। कुछ देर बाद जॉन को अपने हाथ में एक जायंट जिनसेंग मिलता है। वो पूछता है कि ये नॉर्मल है क्या, और हमारा लड़का कहता है लगता तो है, असल में उन्हें पता नहीं कि ये येलो बैम्बू रूट है। शायद असेंशन की फॉरेस्ट में होने की वजह से ये इतना एनर्जी फिल्ड है। नॉर्मली ये चीज लिटिल फिंगर के साइज की होती है, लेकिन यहाँ सब अलग है। ये स्पिरिचुअल एनर्जी पर डिपेंड करने वालों के काम का नहीं, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ वाले के लिए परफेक्ट। हार्वेस्ट बढ़िया चलते देख जॉन एक्साइटेड हो जाता है और पूछने लगता है कि और कितना मिलेगा। थोड़ी देर बाद होराइजन देखते हुए स्यू समझ जाता है कि टाइम आ चुका है। आसमान में एक ब्राइट एक्सप्लोजन होता है। जॉन मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है। सब लोग सिर पकड़कर बैठे हैं। क्या हो रहा है? आसमान में कुछ लोग दिखाई देते हैं, कहते हैं कि सरप्राइज है, इतने टैलेंटेड लोग मिल गए। येलो रोब वाला पीछे से कहता है कि जोको हट जाए, ये सब उसके हैं। सब आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं, जबकि किम कंफ्यूज्ड है कि ये लोग हैं कौन और चल क्या रहा है। ब्लैक रोब वाला कहता है कि सिर्फ 3 के पास स्पिरिचुअल रूट्स हैं, बाकी तो नॉर्मल मॉर्टल्स हैं। वो हाथ बढ़ाता है, गोल्डन बॉल बनाता है और जून पर एक अटैक फेंकता है। ओल्ड मैन एक्साइटेड होकर कहता है कि लड़के में सच में गोल्डन थंडर की पावर है। फिर वो जो ब्लैक लिपस्टिक वाला है, पता नहीं लड़का है या लड़की, यूनो कहता है कि अब उसकी बारी है और ट्यून बजाता है। उसी वक्त ब्लू आइड गर्ल तड़पने लगती है, चीख रही है और दूसरा सेलिब्रेट कर रहा है कि उसे परफेक्ट इमॉर्टल राउट मिल गई। मस्कुलर आदमी चीफ ओ के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि उसका सेक्रेड बॉडी है, उसे असुरा का डिसाइपल बनाया जाएगा। चीफ ओ घबरा जाता है, प्रेशर में क्या बोले समझ नहीं आता, लेकिन ब्लैक लिपस्टिक वाला कहता है कि शायद उसे गोस्ट्स की वैली ज्यादा सूट करेगी, इमोर्टैलिटी और हेवेंस डोमिनेट करने के लिए परफेक्ट। सब चीफ ओ को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। किम अभी भी कंफ्यूज्ड। अचानक गोल्डन रोब वाला एक छोटा पॉट निकालता है और जॉन को अंदर सक कर लेता है। कहता है कि ह्यूमंस बहुत इंडिसाइसिव होते हैं और वो उसे असेंशन के पाथ पर ले ही जाएगा। मस्कुलर आदमी देखता है कि हमारे बॉय का आर्म फॉक्स ने ले लिया था और कहता है कि वो बहुत ब्रेव है। भले वो रेगुलर मॉर्टल है, लेकिन सच में काबिल लड़का है। एससीयू उसका धन्यवाद करता है, लेकिन अब वो लोग जाने वाले हैं। कहते हैं कि उनका काम खत्म और ये फॉरेस्ट अब 10 साल तक सेफ रहेगा। किम डेस्परेशन में कहता है कि उन्हें हेल्प चाहिए, उन्हें बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं पता, लेकिन वो लोग जा चुके हैं। स्वेन जानता है कि पिछली जिंदगी में भी वो चिल्लाता रहा और उसे कीड़े जैसा इग्नोर कर दिया गया, तो अब बोलना बेकार है। कम से कम इस बार जैसे सबके शरीर रिस्टोर हुए, उसका आर्म भी वापस मिल गया। किम पूछता है कि अब वो लोग ऐसे फॉरेस्ट में सरवाइव कैसे करेंगे। अजीब तरह से कई तारे एक दिशा में जाते दिखते हैं। वो सोचता है क्यों। अगले दिन केव के अंदर लड़की खून थूक रही है। ग्रीन कपड़े वाली सोच रही है कि ये गर्ल्स शायद इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि अभी तक इनके नाम भी पता नहीं। वो कहती है कि पिंक कपड़ों वाली की हालत खराब है, अब क्या करे। एसयू कहता है थोड़ा और वेट करो, क्या पता कोई उसे हील करने आ जाए। बड़ी कोइंसिडेंस होगी। ग्रुप को थोड़ा अजीब लगता है, तभी कोई केव में घुसकर कहता है कि तुम्हारा यहाँ सफर करना ऐसा है जैसे चींटियां ड्रैगन से लड़ने की कोशिश करें। किम पूछता है कि वो कौन है, और वो आदमी अपना नाम बताता है, सी ड्रैगन किंगसी हिल। वो कहता है कि उसने तूफान को कंट्रोल करने वाली चीज नोटिस की और देखा कि यहाँ बारिश हो रही थी, इसलिए वो इस जगह आया। जमीन पर पड़ी लड़की ने किसी तरह का मैजिक यूज करके ये सब किया था। उसे ये अजीब लगता है क्योंकि वो एक नॉर्मल औरत दिखती है, इतनी पावर उसके पास कैसे हो सकती है, और वो तो वेदर को कॉन्शियसली मैनिपुलेट भी नहीं कर रही थी। ये बात और स्ट्रेंज थी। जियो कहता है कि कंफ्यूज तो वो लोग हैं, वो इस जगह पर ज्यादा देर पहले नहीं आए और पावरफुल लोग ऐसे आते जा रहे हैं जैसे लग रहा हो कि वो उनके कंपेनियंस को ले जा रहे हैं। हु हंसता है और कहता है कि लगता है उसके कुछ साथी पहले ही यहाँ
यहाँ पहुंच गए थे और उन्होंने ग्रुप में पोटेंशियल देख लिया था। अब आयरॉनिक ये है कि कन्वीनियंटली वो खुद भी इस औरत के सामने आ गया। वो पूछता है कि क्या ये मॉर्टल समझता है कि वो कहाँ है। ये जगह पाथ ऑफ असेंशन कहलाती है, अपर वर्ल्ड में जाने का परफेक्ट रास्ता। कुछ महीनों में यहाँ एक असेंशन गेट खुलने वाली है। ये हर 1000 साल में एक बार होता है। इसी वजह से अनगिनत क्रीचर्स और लोग यहाँ जमा होते हैं ताकि वो इस गेट से गुजर सके, और इसीलिए इतने अजीब लोग दिख रहे हैं। सेयो कहता है कि उसे समझ आ गया। किम पूछता है कि उसके बाकी साथियों को उन सैक जैसी चीजों में क्यों बंद किया गया। ह्यू कहता है कि एक मॉर्टल के लिए ये समझना मुश्किल है। इस दुनिया में चीजों को बड़ा छोटा करना मैजिक से एक कॉमन स्किल है। शायद जिन्होंने उसके दोस्तों को उठाया है उनकी पूरी सेक्ट और ग्रुप उन्हीं और ऑब्जेक्ट्स के अंदर है। उनका प्लान है कि गेट पार करते समय वो अपने पूरे लोगों को उसी ऑब्जेक्ट के अंदर लेकर जाएं, जैसे सी ड्रैगन का कासल जिसमें 8800 ड्रैगन सो रहे हैं। पता नहीं वो क्रीचर्स वाले ड्रैगन्स कह रहा है या मेंबर्स। वो कहता है कि ये लड़की बहुत पिक्यूलियर है, अगर ये उसकी ग्रुप में शामिल हो जाए तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकती है। किम रोकने की कोशिश करता है कि वो लड़की को ऐसे नहीं ले जा सकता। अचानक वो घुटनों पर गिर जाता है और उसकी आंखें बाहर निकलने वाली होती हैं। ह्यू कहता है कि वो अपना खून उसे देगा और उसे अपने ग्रुप का हिस्सा बनाएगा। यही सबके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है, और उसे ये एडवाइस देता है कि इस दुनिया के लोगों की इच्छा के बीच में कभी मत आना। बेचारे लड़के का सिर फटने वाला है और हमारा प्रोटैगनिस्ट क्रॉस फायर में फंस गया। एक बड़े थंड क्लैप के साथ वो आदमी ड्रैगन पर उड़ जाता है पूरी स्टाइल में। अगले दिन सब लोग उठाकर ले जाए गए, बस ये एक लड़की बची है। अभी तक इसका नाम भी नहीं पता मैन। वो पागलों जैसी हंस रही है, कहती है क्या मैस है ये वर्ल्ड और इसके ड्रैगन कॉलीग्स को उठा ले जाना, लोग उड़ रहे हैं, ये क्या है। शायद ये रिएक्शन मेरा भी यही होता। सीयू उसे धीरे से शांत करने की कोशिश करता है। वो रोते हुए बोलती है कि वो हमारे बॉय को भी ना ले जाए, वो इस फॉरेस्ट में अकेली सरवाइव नहीं कर पाएगी। सीयू सोचता है कि अफसोस, उनका टाइम खत्म हो गया। अचानक वो दर्द में तड़पने लगती है, सर पकड़कर बोलती है कुछ आ रहा है। किम दौड़ कर आता है लेकिन वो कहती है देर हो चुकी है, वो चीज पहुंच गई। कहीं से एक बूढ़ा आदमी मैकेनिकल ओनी लाइन पर आ जाता है। हे भगवान, ये तो सीधे किसी चैट से निकला हुआ लगता है। ओल्ड मैन पूछता है कि मॉर्टल्स यहाँ कैसे आ गए, फिर खुद ही निष्कर्ष निकालता है कि गेट की ओपनिंग की वजह से जगह अनस्टेबल है, इसी तरह वो यहाँ पहुंच गए होंगे। अब वो जानना चाहता है कि वो वास्ट कॉन्शियसनेस किसने एमिट की थी। उसे एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हुई थी, जैसे अपर रेल्म्स का कोई सेज धरती पर उतरा हो, और किसी वजह से उसे लगता है कि ये वही लड़की है। ओल्ड मैन दूसरे आदमी को रोककर पूछता है कि वो कौन है और चेतावनी देता है कि ये उनकी कॉलीग है। बूढ़ा आदमी बस उसे एक नजर देखता है और फिर से डायरेक्टर किम पर अटैक हो जाता है। बेचारा आदमी, हर आने वाला उसे पीट देता है। अच्छा हुआ हमारा बॉय बीच में आ गया, नहीं तो वो मर जाता, पर उसकी रिप्स तो गई काम से। ओल्ड मैन लड़की के चेहरे को पकड़कर बोलता है कि बच्ची अब उसके साथ जाएगी। उसका फाउंडेशन भले अच्छा ना हो, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस का टैलेंट अनोखा है। वो उसकी पावर जागृत कर सकता है। लड़की रो रही है, दोनों को बुला रही है, लेकिन बुजुर्ग कहता है कि उसे दुनियावी कनेक्शंस छोड़ देनी चाहिए अब जब उसने ऑफर दे दिया है। दोनों उड़ रहे हैं और वो बूढ़ा शायद इन्हें मार देगा ताकि लड़की मजबूरी में माने। लड़की कहती है कि वो स्वीकार करती है, बस उन्हें मत मारो। ये सुनकर बूढ़ा कहता है अच्छा, दुनिया से अपने कनेक्शंस भूलना बेहतर है। वो कहती है ठीक है। वो दोनों को जाने देता है, पर अचानक उनकी तरफ निशाना करके बोलता है कि अगर इन्हें जिंदा छोड़ दिया तो उसका कनेक्शन बना रहेगा। वो एक पोर्टल खोलता है और उन्हें पास के शहर में भेज देता है। बाकी लोग तो इतना भी नहीं करते। असल में उनके पास चॉइस भी नहीं थी, क्योंकि वो सब बस शक होकर ऑब्जेक्ट्स में चले गए थे। ओल्ड मैन की रिंग के जरिए वो बस लड़की की आवाज सुन पाते हैं, गुड बाय। दोनों एक अबैंडन्ड जगह में उठते हैं जहां लोग स्क्रिप्चर्स, कपड़े वगैरह बेच रहे हैं। जगह का नाम यंगोक है। सियू आंखें खोलता है और सोचता है कहाँ है। पिछली जिंदगी में वो यहाँ नहीं गिरा था, इसलिए उसे नहीं पता, लेकिन किसी वजह से ये थोड़ा फेमिलियर लगता है। धूप से आंखें बचाकर वो जगह पहचानता है जहां वो कभी थोड़े समय रहा था, वोंग की कैपिटल सुकिम। अब तक समझ में आया है कि हमारे बॉय के पास कोई पावर नहीं है, सिर्फ ये एबिलिटी कि वो रिग्रेस कर सकता है। यानी टैलेंटेड लोगों की दुनिया में एक ऐसा लड़का जो टाइम में पीछे जा सकता है। थोड़ी देर बाद दोनों गली में बैठे बातें कर रहे हैं। ओल्ड गाय बोलता है कि वो अब और नहीं सह सकता, वो पागल हो रहा है। सू कहता है कि वो भी सेम फील करता है और काश ये सब एक ड्रीम होता। ओल्ड गाय सर खुजाता है और कहता है कि अब तो गए काम से, सिर्फ हम दो ही बचे हैं। शायद उन्हें राहत महसूस करनी चाहिए कि वो मॉन्स्टर्स के हाथ नहीं
नहीं लगे। स्टीव ऐसा नहीं सोचता। उसे याद है कि इस रास्ते पर वो अपनी पुरानी जिंदगी में एक हर्ब कलेक्टर से ज्यादा कुछ नहीं था जिसे रोज पीटा जाता था। वो कहता है चाहे फ्यूचर में जो हो, वो हमेशा के लिए इस गली में नहीं बैठ सकते। कम से कम यहाँ से निकलना तो पड़ेगा। शहर बड़ा है। किम को कुछ समझ नहीं आता ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। उन्हें अजीब नजरों से देखा जा रहा है। सू कहता है लोग उनकी फनी कपड़ों की वजह से बातें कर रहे हैं। आसपास सभी लोग चाइनीज बोल रहे हैं लेकिन ये दोनों कोरियन हैं। तो बंदा थोड़ा कंफ्यूज्ड है, पर सू कहता है कि उसने बचपन में चाइनीज सीखी थी। लेकिन ओल्ड मैन को लड़के की फटी हुई बैग देखकर उसकी दो भाषाएं बोलने से ज्यादा चिंता हो रही है, और ऊपर से वो झूठ भी बोला। ये लोग चाइनीज बोल ही नहीं रहे। सिंबल्स थोड़े मिलते जुलते हैं लेकिन साउंड बिल्कुल अलग है। अपनी पिछली लाइफ में उसे 2 महीने तक यहाँ के भिखारियों से डांट खाकर कुछ समझ आने लगा था कि ये लोग क्या बोलते हैं, लेकिन अब उसे इसकी चिंता नहीं करनी। पहले नए कपड़े लेने का टाइम है। पर गाय को पहले से ही डाउट है, पैसे नहीं, लैंग्वेज ठीक से नहीं आती, मैनेज कैसे करेंगे। लेकिन ये चालाक बंदा हर्ब शॉप गया और उस मोटा वाला जिनसिंग उठाकर ओल्ड मैन के हाथ में पकड़ा दिया, जो शॉक में रह गया। उसने तुरंत बता दिया कि ये येलो बैम्बू रूट 800 साल पुरानी है, तो कीमत अच्छी देनी पड़ेगी। ओल्ड गाय तुरंत 15 सिल्वर इनगोट्स ऑफर कर देता है। ये काफी बड़ा अमाउंट है और सु खुद भी शॉक्ड है। अपनी पिछली लाइफ में वो कभी इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाया था। लगा था नेगोशिएशन करेगा अपनी नॉलेज दिखाने के लिए, बट नहीं। बंदा पहले वाली लाइफ में सच में भिखारी लेवल का था, सीधा मान गया। थोड़े टाइम बाद ये दोनों पहले से ही एक बड़ी सी हाउस में हैं, जो शायद हमारे बॉय ने रेंट या खरीद ली है, और वो मिस्टर किम को बता रहा है कि वो उसे इस दुनिया की लैंग्वेज सिखाएगा। सब कुछ सरप्राइजिंगली स्मूथ चला गया, लेकिन यही है पैसे की पावर। प्रॉब्लम ये है कि इस हाउस के साथ फेक आइडेंटिटीज और कपड़े लेने में उसने लगभग सारा पैसा उड़ा दिया। बस एक छोटा सा सिल्वर इनगॉट बचा है, और डायरेक्टर को लड़के की पीठ से बहता खून दिख रहा है। वो कहता है कि पहले इसका इलाज कर ले, वरना इन्फेक्शन हो जाएगा और इसे फिर से रीइंकारनेट होना पड़ेगा। ये सुनकर किम कहता है कि वो अब उसे बॉय मैनेजर नहीं बुलाएगा, अब से वो सुह्युंग होगा। थोड़ी देर बाद सु एक्सप्लेन करता है कि उन्हें जो इतना पैसा मिला वो हर्ब की वजह से था, लेकिन हर्ब्स खत्म हो जाएंगे तो पैसे भी खत्म हो जाएंगे। मतलब सबसे मेन चीज ये है कि कुछ ऐसा ढूंढें जिससे कंसिस्टेंटली पैसा आए। मिस्टर किम सोचता है कि बाकी हर्ब्स बेचकर थोड़े पैसे जमा कर लें और फिर कोई बिजनेस शुरू करें। एसयू जानता है कि किम अपनी पिछली लाइफ में बड़ी कंपनी संभालता था, तो ये बुरा आइडिया नहीं है, इससे सरवाइव हो जाएगा। पर सरवाइव करना अब सू के लिए इनफ नहीं है। वो टाइम में वापस आया है और इस लाइफ में बड़ी ड्रीम करेगा। उसे पता है कि मिस्टर किम मार्शल आर्ट्स का जीनियस है। उसने पिछली लाइफ में सस्ते स्ट्रीट बुक्स पढ़कर कुछ महीनों में मास्टर लेवल छू लिया था। उसके बाद एडवांस्ड टेक्निक्स मिली और वो इस दुनिया के सबसे बड़े मास्टर्स में से एक बन गया। तो अगर इस बार उसे शुरू से ही एडवांस्ड टेक्निक्स मिले तो शायद वो इस दुनिया के सबसे पावरफुल सोर्ड्समैन की एंट्री 30 साल पहले करा सके। और ऑब्वियस है कि सू उसके पास रहकर मैक्सिमम फायदा उठाएगा। वो डायरेक्टर को बुलाकर बताता है कि इस दुनिया में मार्शल आर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और अगर वो बिजनेस शुरू करेंगे और सफल हुए तो उन्हें अपनी रक्षा भी करनी होगी। डायरेक्टर किम कहता है उसने मार्शल आर्ट्स के बारे में सुना है, लेकिन ये सिर्फ सेक्ट वालों को सिखाया जाता है, तो ये कैसे सीखेंगे। हमारा बॉय देख लेता है कि बंदे को मार्शल वर्ल्ड का थोड़ा नॉलेज है, पूरी तरह लॉस्ट नहीं है। वो समझाता है कि इस शहर में 7 फेमस सेक्ट्स हैं। डीमन स्लेयर सेक्ट है जो सोर्ड और ब्लेड टेक्निक्स यूज करती है। बुद्धिस्ट टेंपल है जो कराटे किड वाली वाइब्स देता है। हाउस सेक्ट जो स्मार्ट लोग हैं। 7 मिस्ट्रीज सेक्ट है, और ऐसा लगता है कि इनमें से 3 सेक्ट्स डिमोनिक हैं। उनके बारे में ज्यादा नहीं पता, बस इतना कि वो विचक्राफ्ट में एक्सपर्ट हैं और ऑब्वियसली इलीगल काम करते हैं। वो पूछता है कि किम को कौन सी सेक्ट पसंद है। जी कहता है ऑब्वियसली डीमन स्लेयर सेक्ट। असली मास्टर तो सोर्ड और ब्लेड टेक्निक्स ही सीखेगा। सु खुश है कि उसे कन्विंस भी नहीं करना पड़ा कि वही पाथ ले जो पिछली लाइफ में लिया था। किम पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता। हमारा बॉय कहता है कि जब वो आइडेंटिटीज नेगोशिएट कर रहा था उसने कुछ लोगों को बातें करते सुना, और बस हमारा पहला टाइम स्किप। 3 महीने बाद सेक्ट के बाहर गार्ड पूछता है कि यहाँ क्या कर रहे हो। सु कहता है कि वो अपने ओल्डर ब्रदर को लाया है जो मार्शल आर्ट सीखना चाहता है। गार्ड के चेहरे पर एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन उनके कपड़े देखकर लगता है कि पैसे वाले लोग हैं और सेक्ट को पैसों की जरूरत है। फिर भी वो कहता है कि इतनी उम्र में मार्शल आर्ट्स सीखना लगभग इम्पॉसिबल है। सो इंसिस्ट करता है कि कम से कम समवन हायर अप से मिलवा दो। ऑलरेडी उसे कॉइन पकड़ा देता है। थोड़ी देर बाद सेक्ट के अंदर कोई पूछता है कि क्या वो सच में सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए सीखना चाहते हैं। सू एक पूरी दावत जितने सिल्वर इनगोट्स रख देता है और कहता है हाँ बस यही चाहिए। ओल्ड गाय पैसे देखते ही कहता है ठीक है, वो लोग एक्सटर्नल डिसाइपल बन सकते हैं, लेकिन कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा और वो दोनों में से सिर्फ एक को लेंगे। किम ये सुनकर प्रोटेस्ट
करने वाला था, लेकिन सू तुरंत मान जाता है, कहता है कि ये परफेक्ट है। गार्ड बोलता है कि ठीक है, उसे वहां बाकी डिसाइपल्स के साथ ज्वाइन करवा देना। किम पूछता है कि सिर्फ वही मार्शल आर्ट सीखेगा, इससे ठीक है? अगर पता होता इतना महंगा होगा तो वो अलग ग्रुप चुनता। सू कहता है टेंशन मत ले, वो खुद भी स्पोर्ट्स में कभी अच्छा नहीं था, वो बिजनेस संभाल लेगा और किम मार्शल आर्ट्स सीख ले। ओल्ड गाय थैंक्स कहता है, लेकिन डाउटफुल है कि किम ज्यादा सीख पाएगा। सू कहता है पहले ट्राई कर, बाद में जज करना। और एक टाइम स्किप, 7 महीने बाद सेक्ट के अंदर कंपटीशन। थ्रोन पर बैठा आदमी पूछता है ये बंदा कहाँ से आया? ऑफ कोर्स ये मिस्टर किम है, जिसने उन डिसाइपल्स को भी हरा दिया जो सालों से सेक्ट में है। मार्शल आर्ट मास्टर करने का मतलब है उसकी असल मीनिंग समझना और अपने शरीर को उसके साथ अलाइन करना। लो नॉलेज वाले लोग थर्ड रेट वॉरियर बनते हैं और आगे बढ़ने के लिए नॉलेज बढ़ाना पड़ता है। लोग उस पर अटैक करते हैं, कहते हैं वो आउटसाइडर है और उन्हें कभी नहीं हरा सकता। नॉलेज जितना ज्यादा उतना टाइम और एफर्ट चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इतनी टैलेंट होती है कि वो इस नॉलेज वाली बात पर बस हंसते। वो एक ही बार में कई स्टेजेस क्रॉस कर जाते हैं। डीमन स्लेयर सेक्ट वैसे भी ऐसे टैलेंटेड लोगों के लिए फेमस है। पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी आउटसाइडर ने आकर उन सारे सो कॉल्ड ग्रेट डिसाइपल्स को हरा दिया। सिर्फ 7 महीनों में डायरेक्टर किम फर्स्ट रेट वॉरियर बन गया था, जिसने उस जगह की सारी टेक्निक्स पूरी तरह मास्टर कर ली थी। ओल्ड गाय अपने होंठ काट रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा कि कोई इतनी तेजी से कैसे इवॉल्व कर सकता है। किसी को इस लेवल तक फोर्सफुली पहुंचाने के लिए तो अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट्स की जरूरत पड़ेगी। ऊपर से ये बंदा आउटसाइडर है जिसे मार्शल आर्ट्स का पहले कोई कांटेक्ट भी नहीं था, तो फिर ये हुआ कैसे? ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह की पूरी ट्रेडिशन इस मैन के सामने झुक गई हो। लो, अब वो लोग उसे पकड़ने का ऑर्डर दे देते हैं। हमारा बॉय सब पहले ही इमेजिन कर चुका था कि इससे प्रॉब्लम होगी। एक आउटसाइडर जिसने 7 महीनों में सबको हिला दिया, पूरे सिस्टम को केओस में डाल दिया। इसी वजह से लोग उस पर स्पाई होने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन कैद होने के बाद भी ये कुत्ता दृढ़ बंदा प्रैक्टिस कर रहा है। सीआईओ को समझ नहीं आता कि उसे भी साथ में क्यों पकड़ा गया। उसे मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी वो अंदर है। हमारा बॉय पूछता है कि डायरेक्टर को डर नहीं लग रहा क्या? इतने लोग उसको स्पाई सस्पेक्ट कर रहे हैं। ऐसे स्टोरीज में तो आमतौर पर उसकी मार्शल आर्ट्स नष्ट कर देते हैं, एक हाथ काट देते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो लड़ ही ना पाए। डायरेक्टर कामली कहता है कि उसे सब पता है, लेकिन उसे अंदर से फील हो रहा है कि प्रैक्टिस जारी रखना ही अगले बैरियर को क्रॉस करने का तरीका है। उसको पता है कि अगर वो इस बैरियर को पार कर गया तो अगले स्टेज में प्रवेश कर लेगा। सीओ समझता है कि ये कितना क्रेजी है। फर्स्ट क्लास वॉरियर बनना ही बड़ी बात है, पर उसके आगे बढ़ना तो सिर्फ मास्टर्स ही कर पाते हैं। इस लेवल पर पूरी दुनिया में मुश्किल से 1000 लोग होंगे और इसके बाद एक पीक आती है जहां प्रैक्टिकली कोई छू भी नहीं सकता। एसआईओ को यकीन हो गया कि ये आदमी एक दिन दुनिया के टॉप पर खड़ा होगा, वो भी 30 नहीं, लगभग 40 साल पहले। 7 दिन बाद मैनेजर किम के चारों तरफ छोटी छोटी चमकती फ्लावर्स जैसी एनर्जी घूम रही है। सू समझ जाता है कि ये वही की है जो मार्शल आर्टिस्ट के पीक के करीब आने पर दिखती है। किम खड़ा होता है और अनाउंस करता है कि उसने बैरियर क्रॉस कर लिया है और अब उसे सेक्ट लीडर से डर नहीं लगता। एसू उसकी तारीफ करता है, कहता है कि उसकी टैलेंट उम्मीद से भी ज्यादा है। ओल्ड गाय खुद भी हैरान है, उसे नहीं लगा था कि उसमें इतनी टैलेंट होगी। शायद इसलिए क्योंकि बचपन में उसने बहुत सारी मार्शल स्टोरीज पढ़ी थी। उसी वक्त कुछ लोग अंदर भागते हुए आते हैं कि टाइम आ गया है, लीडर ने ऑर्डर दिया है कि उसकी एनर्जी कोर नष्ट कर दो। अब उन्हें पक्का यकीन है कि ये डेमोनिक सेक्ट का बंदा है। किम उन्हें एक बार देखता है। हमारा बॉय सबको शांत कराने की कोशिश करता है, कहता है कि उसने पहले ही कन्फेस कर दिया है कि यहाँ कोई स्पाई नहीं है। गार्ड उसे बोलता है चुप रहो और सीधे उसके मुंह पर घूंसा मार देता है। कहता है उसने उन्हें कोडेड लैंग्वेज में बात करते सुना है और वो उनके लोग नहीं है। लेकिन किम तब तक अपनी सोर्ड निकाल चुका होता है, एक स्लैश, और उस आदमी का हाथ कटता नहीं है, बस इतनी प्रिसाइज कट लगी कि वो डिसार्म हो गया। बॉल्ड गाय कहता है कि उसने साफ बता दिया था कि ये उसकी फर्स्ट सेक्ट थी। रॉक गोकू वाला बंदा सोर्ड लेकर अटैक करता है, लेकिन कुछ सेकंड में सबकी हथेलियों पर वैसा ही एक टैप और सबकी सोर्ड्स नीचे गिर जाती हैं। सब कॉरिडोर में जान बचाकर भाग रहे हैं, कहते हुए कि ये आदमी मार्शल आर्ट्स के पीक जैसा लग रहा है। किम हमारे बॉय को बुलाता है और कहता है कि वो दूसरे सेक्ट में ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। पूछता है कि वो क्या करेगा। सूवी बेवकूफ नहीं है, बोलता है कि वो उसके साथ जाएगा, जैसे अनऑर्थोडॉक्स ड्रैगन सेक्ट। ओल्ड गाय बोलता है वो वहां मिलेगा। अगला सीन, वो माउंटेन के टॉप पर और किम की सोर्ड खून से भरी हुई। वो पूछता है सू को आने में इतना समय क्यों लगा। सू हंसता है, क्या है, कहता है डायरेक्टर उससे थोड़ा तेज है। सोर्ड की हालत देखकर उसे समझ आ जाता है कि ये आदमी कभी वायलेंट टाइप का नहीं था, लेकिन ये दुनिया उसे बदल रही है। काश एक दिन वो अर्थ की पीसफुल लाइफ में वापस जा पाता। अगर मौका मिले तो वही चुनता। वो इस दुनिया की वायलेंस से थक चुका है, लेकिन अभी इससे फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ है और सर्वाइव करने के लिए
लिए जो करना पड़े करेगा। पहले सेक्ट की बिट्रियल के बाद दोनों ने ड्रैगन सेक्ट का घर फतेह कर लिया। 2 साल बाद वो वांगा रीजन में गए और कई सेक्ट्स को हराया। तीसरे साल तक उसने सभी सेक्ट्स के एम्बलम्स काट कर गिरा दिए। थोड़े समय में उसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट अंडर द हेवंस कहा जाने लगा। इसी फेम को यूज करके उसने सेक्ट्स को यूनिट किया और अलायंस बनाई। 7 साल आगे बढ़ते हैं। सू और डायरेक्टर अब प्रैक्टिकली भाई जैसे थे। डायरेक्टर ने सू के लिए एक खास मार्शल आर्ट भी बनाई। उसका नाम था माउंटेन कटर। ये सू की टैलेंट के हिसाब से बनाई गई थी और उसे यकीन था सू पीक तक पहुंच सकता है। सू इम्प्रेस था। टेक्निक सच में बाकी सबसे ऊपर लग रही थी। प्रॉब्लम वही थी जो पहले भी थी। सू में मार्शल आर्ट्स का टैलेंट लगभग नहीं था। दुनिया के सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट ने उसके लिए एक्सक्लूसिव मार्शल आर्ट बनाई और वो 1 साल प्रैक्टिस करके भी बेयरली थर्ड रेट वॉरियर बन पाया। वो कहता है शायद ये उसके बस का नहीं है। उसका टैलेंट मेडिसिन में है। शायद यही उसके लिए सही रास्ता है। हर इंसान का टैलेंट अलग होता है। और फिर 10 साल बाद पहली बार उसने एक लेजेंडरी लेवल ग्लिम्स किया। वो लेवल जहां दुनिया की 5 एनर्जीज एक इंसान में कन्वर्ट होती हैं। ओल्ड गाय दर्द से तड़पने लगता है। उसका शरीर बदलने लगता है। बाल बढ़ जाते हैं और काले हो जाते हैं। सू उसे पुकारता है और अचानक वो आदमी मस्कुलर, यंग और हैंडसम दिखने लगता है। ये था स्केलेटल रिकंस्ट्रक्शन जो एक नया शरीर बना देता है। अगले चैप्टर में हमारा बॉय बोलता है कि ये आदमी अब उससे भी जवान लग रहा है। किम कहता है कि वो खुद को इतना अलाइव फील कर रहा है मानो कुछ भी कर सकता है। एसू उसे बधाई देता है और कहता है कि ये स्केलेटल रिकंस्ट्रक्शन देखकर दुनिया डर जाएगी। किम उठकर कहता है कि अब उसे मार्शल अलायंस की सक्सेशन किसी और को देनी पड़ेगी। सू पूछता है कि वो किसके बारे में सोच रहा है। किम कहता है टैलेंट लोग तो हैं पर कोई भी मार्शल आर्ट्स की असली एसेंस नहीं समझ पाया। सू बोलता है वो तो खुद एक ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी बंदा है जो इसकी असली मीनिंग समझ सकता है। अगर वो दूसरा जीनियस ढूंढ रहा है तो मुश्किल है। किम खिड़की से बाहर देखकर कहता है कि एक्सपेक्टेशंस कम करने पर भी कोई वर्दी नहीं लगा। हम 15 साल आगे बढ़ चुके हैं। अब 35 साल हो चुके हैं सू को पाथ ऑफ असेंशन पर आए हुए। वो 65 साल का हो चुका है और अब वो क्यूरियस है कि किम क्या कर रहा है। स्केलेटल रिकंस्ट्रक्शन के 1 साल बाद ही वह अपना लीडर वाला पद छोड़कर चला गया था। ही वॉन्टेड टू रिटायर साथ में उस बंदे के, लेकिन उसे यहीं रुककर अलायंस की स्ट्रेटेजिक जिम्मेदारियां संभालनी पड़ी। किम ने कहा था कि वो इस दुनिया में घूमना चाहता है। शायद इसी वजह से वो हमारे बॉय की रिटायरमेंट सेरेमोनी में नहीं आ पाया। वो गार्डन में टहलते हुए बोल रहा था कि ये जगह बहुत ज्यादा शांत है। अपनी रिटायरमेंट के पैसे से उसने ये बड़ी सी मैंशन ली थी। बस दिक्कत यही थी कि वो अकेला था। तभी उसे बुशेस में कोई दिखा और जब उसने देखा तो वो किम था। अभी भी उसकी लॉन्ग हेयर वाली फॉर्म की आदत नहीं पड़ी। हमारा बॉय पूछता है कि वो कहाँ था और अब तक क्यों नहीं आया, लेकिन किम बस घास पर गिर जाता है और सेयो को बुलाता है। वो कहता है कि उसे हमेशा लगता था कि वो मार्शल आर्ट्स में ब्लेस्ड है। हमारा बॉय कहता है हाँ ऑब्वियस है, अगर वो जीनियस नहीं था तो फिर कौन था। किम कहता है कि हाँ, इस दुनिया के कॉमन मॉर्टल्स में वो सच में ऑर्डिनरी नहीं था। प्रोटैगनिस्ट हंसता है, ये तो सच है, लेकिन फिर किम कहता है कि उसने एक रियल प्रैक्टिशनर से लड़ाई की, उन्हीं में से जो 35 साल पहले थे, जैसे वो बंदा जिसने उड़ते हुए उनके दोस्तों को उठा लिया था। सू जानता था कि ऐसे लोग आसानी से दिखाई नहीं देते। वो शैडोज की तरह होते हैं जो दुनिया को डार्कनेस से कंट्रोल करते हैं, और जैसे जैसे उनकी बनाई मार्शल अलायंस पावरफुल हुई, ये लोग उन पर इन्फ्लुएंस डालना चाहते थे। इन कोई रोक नहीं सकता था क्योंकि इनसे टकराना मतलब नेशन से टकराना, इसलिए इनके रूल्स हमेशा माने जाते थे। इसीलिए किम वहां से गया। वो इन लोगों से एक इंडिविजुअल की तरह लड़ना चाहता था, ना कि एक मास्टर की तरह, क्योंकि इससे अलायंस पर असर पड़ता। किम कहता है कि उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने आखिर एक को लोकेट कर लिया। ज्यादातर ने उसे नजरअंदाज कर दिया, बोले फाइट के लायक नहीं हो क्योंकि वो मॉर्टल था। उन लोगों ने ना इल्यूजन्स में गायब होकर लड़ाई अवॉइड की और कोई भी लड़ाई तक नहीं हुई। लेकिन 5 साल पहले उसे आखिर एक ड्यूएल मिला। सू पूछता है क्या वो जीता, और किम कहता है कि हाँ जीता। हमारा बॉय उसे प्रेस करता है कि ये अगर लीडर रहकर करता तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। किम कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी उस लड़ाई में लगा दी और सिर्फ इतना कर पाया कि उस आदमी की उंगली की टिप पर हल्की सी कट आया। सच में तो उस बंदे ने बेट लगाया था कि अगर किम थोड़ी सी भी कट कर दे तो उसे थियोरेटिकल जीत मिल जाएगी। बस इसी वजह से उसे विनर माना गया। स्टील राइस कहता है कि ये बंदा शायद टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट में से होगा, लेकिन नहीं, रियलिटी ये है कि वो बंदा
बंदा असल में इन कल्टीवेटर्स के हिसाब से सबसे कमजोर स्टेज पर था। मतलब किसी नए बिगिनर की तरह बस सेकंड स्टेज में एंट्री ली हुई, बहुत बेसिक। सू कहता है ये इम्पॉसिबल है। वो जानता था कि पिछली लाइफ में ये लोग रिडिकुलसली पावरफुल क्रीचर्स थे। किम तो ह्यूमैनिटी के पीक पर था, हवा में तैरते हुए कई कट्स दे सकता था और कोई उसे छू भी नहीं सकता था। ऐसा जीनियस सिर्फ एक रैंडम कल्टीवेटर की उंगली तक प्रॉपरली कट नहीं कर पाया, ये कैसे? तभी किम कहता है कि वो पूरी जिंदगी एक कुएं के मेंढक की तरह रहा। उनके इन लोगों के खिलाफ कोई चांस नहीं है जो चलते फिरते नेचुरल डिजास्टर्स जैसे हैं, लेकिन उसके पास कुछ कहने को है। वो कहता है कि आज उसने उनमें से एक की हाथ काट दी। हमारा एक्साइटेड बॉय पूछता है कि क्या वो जीत गया, लेकिन वो कहता है नहीं, उस बंदे ने तालिस्मान लगाया, हाथ रिजेनरेट हुआ और बात खत्म। समस्या ये है कि अब उसे समझ आया कि उसने मार्शल आर्ट्स की लिमिट छू ली है और वो अपने दोस्त को बाय कहने आया है, क्योंकि उस कल्टीवेटर ने उसकी विल पावर देखकर उसे अपनी सेक्ट में लेने का ऑफर दिया। अब वो मार्शल आर्टिस्ट नहीं रहेगा, इमॉर्टल बनने का रास्ता शुरू करेगा। सू कहता है ये इम्पॉसिबल है। कल्टीवेटर बनने का मतलब मोर्टैलिटी छोड़ देना, और वो तभी हो सकता है जब किसी के पास स्पिरिचुअल रूट हो। किम समझाता है कि उसकी स्केलेटल ट्रांसफॉर्मेशन ने बेसिकली उसे वही टैलेंट दिया जो कल्टीवेटर्स जन्म से लेकर आते हैं। इतना ब्रिलियंट इंसान होकर भी उसे पूरी जिंदगी ट्रेनिंग करनी पड़ी सिर्फ उस मिनिमम लेवल तक पहुंचने के लिए जो उन्हें स्टार्ट में मिलता है। वो हवा में कट करता है और कहता है कि वो जा रहा है। वो लिटरली किसी और दुनिया में एंट्री ले रहा है। जाते जाते वो हमारे बॉय के लिए एक आखिरी गिफ्ट छोड़ता है। उससे पहले कि सू कुछ बोले, उसके हाथ में एक स्क्रोल आ जाता है और किम गायब। स्क्रोल में लिखा था मार्शल आर्ट्स के जरिए कल्टीवेशन तक पहुंचने का तरीका। लेकिन सू ये सोच रहा है कि उसका दोस्त बिना उसे साथ लिए कहां जा रहा है। समय बीत गया। फिर एक बार वो खांसता हुआ कह रहा है कि ये दुनिया क्रूअल क्रूअल है। उसे आए 50 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो उसी तरह मर रहा है जैसे पिछली लाइफ में, एक रैंडम कोल्ड से। लगता है डेस्टिनी से इंसान चाहे जितना कोशिश करे बच नहीं सकता। फर्क बस घर और कपड़ों का था। मौत फिर उसी दिन हुई। उसे लगता है उसने लाइफ पूरी तरह जी है, पिछले जन्म की तरह रिग्रेट नहीं छोड़े। उसने खुद को बिजी रखा, पढ़ाई, प्रैक्टिस सब किया, शादी विवाह में टाइम नहीं वेस्ट किया। इसी वजह से उसने मार्शल सेक्ट्स को यूनाइट किया, फेम पाई, वेल्थ पाई, मॉर्टल दुनिया की हर चीज हासिल की। लेकिन फिर भी उसे अंदर खालीपन क्यों फील हो रहा है? क्या वो और किम और कोशिश करते तो वो भी हेवेंस छू सकते थे? लेकिन उसका शरीर अब ये जवाब नहीं जान पाएगा। उसे बस पावरलेसनेस फील हो रही थी। ये भी एक लाइफ थी डिसअपॉइंटमेंट से भरी। ये सेकंड रिग्रेशन का एंड था और अलीका की एंट्री। और रिमेंबर, पिछला चैप्टर वहीं खत्म हुआ था जहां वो दूसरी लाइफ में मरता है। लेकिन हैरानी नहीं कि वो फिर उसी फॉरेस्ट में जागा, पाथ ऑफ असेंशन में, और उसका बॉडी एनर्जी से भरा था। मतलब रिग्रेशन सिर्फ एक लाइफ की बात नहीं थी। तभी वही ब्राउन हेयर वाला हरामी आता है और उसे फिर थप्पड़ मारता है, उसे गाली देता हुआ। लेकिन इस बार सू आराम से डॉज कर लेता है। वो बंदा चाहे जो भी करे उसे मारने की कोशिश करता रहता है, लेकिन सू सोच रहा है कि मैं रिग्रेस क्यों हुआ? मेरा नया बॉडी है, एनर्जी है, ये सेकंड चांस अच्छा होना चाहिए। पर मैंने 50 साल में जो बनाया था उसका क्या? माय हान उसे गाली देता रहता है कि उसने सबको ऑलमोस्ट मार दिया था और अब डॉज भी कर रहा है। लेकिन सू बस उसे देखता रहता है, सोचता है कि ये सब सच में अच्छा है या नहीं। और आखिर वो महसूस करता है नहीं, ये जो पावर उसे मिली है ये एक कर्स है। ये उसकी जिंदगी का मीनिंग छीन रही है। कुछ रिग्रेशंस अच्छे होते हैं, लेकिन अगर वो इसमें हमेशा फंस गया तो वो फेट की व्हील में फंसकर हमेशा सफर करता रहेगा। और वो उन लोगों को अब नहीं जानता जो पिछले लाइफ में उसके करीब थे, क्योंकि आज उसके सामने जो लोग हैं वो नए बीइंग्स हैं जिनका चेहरा वही है, लेकिन वो वही इंसान नहीं है। यहाँ तक कि योंगहुन, जिसे वो अपना भाई मानता था, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसका योंगहुन वो था जिसने उसके साथ अनगिनत एक्सपीरियंसेस झेले थे और उन्हीं ने उसे वो बनाया था जो वो था। विद दैट वो जिन को शांत होने को बोलता है और पूछता है कि ऐसे गुस्सा करने से क्या फायदा। सामने वाला कह रहा है कि वो एक शेमलेस सन ऑफ है, लेकिन सू बता देता है कि गाड़ी मायहान को चलानी चाहिए थी, पर प्रोटैगनिस्ट को मजबूरन चलानी पड़ी क्योंकि उसकी रात भी खराब गई थी और ऊपर से उस कमीने मायोंग हान ने सारा काम भी उस पर डाल दिया था। फिर बताओ, इतनी पतली सड़क पर आते हुए एवलांच को कौन डॉज कर सकता है? बेहतर होगा कि वो ब्लेम करने की जगह ये सोचे कि अब करना क्या है। वो बेवकूफ वहीं थका हुआ, हांफता हुआ खड़ा है, कुछ बोल भी नहीं पा रहा। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट डायरेक्टर को बुलाता है और कहता है कि सूरज ढलने से पहले वो रहने की जगह ढूंढने जा रहा है। सबको कार ढूंढनी थी या जंगल से निकलने का रास्ता। अंधेरा होते ही वो कैंप फायर जला देगा और सबको उसी डायरेक्शन में आ जाना है। रात होती है और प्रोटैगनिस्ट सोच रहा है कि क्या इन लोगों से जुड़ने का कोई मतलब है। हमेशा की तरह आखिर में वो अकेला ही रह जाएगा। केव में कैंप फायर जल चुका है और सब जमीन पर सो रहे हैं। सू अब इस इटर्नल रिग्रेशन से डर रहा है। सच में
उसकी जिंदगी का मीनिंग सिर्फ तभी वापस आ सकता है अगर ये एबिलिटी उससे निकल जाए। शायद अगर वो अर्थ वापस चले जाए तो सब खत्म हो जाए। उसे भी तो हमेशा पाथ ऑफ असेंशन शुरू होने से पहले यही मोमेंट मिलता है। शायद अर्थ लौट कर वो डिसअपियर हो जाए, लेकिन अर्थ पहुंचे कैसे? उसे उस ओल्ड मैन की बात याद आती है जिसने कहा था कि जब पाथ ऑफ असेंशन खुलता है तो आसपास की स्पेस डिस्टेबलाइज होती है और उनकी तरह ऑर्डिनरी ह्यूमंस इस स्पेशल वेरिएशन में फंस सकते हैं। प्रोटैगनिस्ट इमेजिन करता है कि असेंशन गेट खुलने का ही कुछ असर रहा होगा जिससे वो इस दुनिया में फेंके गए। शायद इसी को इस्तेमाल करके वो वापस जा सके। प्रॉब्लम ये है कि पहले उसे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ऑर्डिनरी ह्यूमन होकर वो कुछ कर नहीं सकता या फोर्स नहीं कर सकता। उसे उतना पावरफुल बनना होगा जितना योंग हन अपनी पास्ट लाइफ में बना था। लंबी लाइफ स्पैन, ज्यादा एक्सपीरियंसेस और रिसर्च करके शायद वो इस पाथ तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ पाए। अब उसे अपना गोल साफ दिख रहा है। उसे स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा ताकि वो एसेंशन के पाथ तक पहुंच सके। अगली सुबह वो उसी रूट पर ट्रेनिंग कर रहा है खुद को स्ट्रांग करने के लिए, लेकिन अब उसे प्लांट्स की एनर्जी यूज करना आता है और वो अपने कोर में एनर्जी गैदर कर सकता है जो पिछली लाइफ में इम्पॉसिबल था। वो ड्रैगन वेन टेक्निक प्रैक्टिस करना शुरू करता है जो योंग हन ने उसे दी थी। इससे उसके बॉडी की एनर्जी ब्लॉकेजेस टूटने लगती हैं। बस दिक्कत यही थी कि उसके बॉडी में अभी भी पिछली लाइफ का स्ट्रेस था और अर्थ का खाना भी असर कर रहा था। कुछ देर बाद वो एक लकड़ी को घिस रहा है और शायद एक स्पीयर बना रहा है। वो कट्स प्रैक्टिस करता है और रियलाइज करता है कि वो पहले से भी बदतर है, क्योंकि पिछली लाइफ में उसने उम्र की वजह से प्रैक्टिस छोड़ दी थी और अब उसकी स्किल्स टल हो चुकी हैं। लेकिन जैसे ही वो पेड़ को देखता है, लकड़ी का एक विप मारता है और एक कट बना देता है। स्किल्स मीडियोकर थी, लेकिन उसका अनुभव इतना था कि एमएयू को डेवलप करना टाइम का सवाल था। मैनेजर किम ये देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि उसने ट्विग से पेड़ कैसे काट दिया। सू क्यूरियस नजर से उसे देखता है और सोचता है कि फाइनली वो बंदा आ गया जो उसे पावरफुल बनने में हेल्प करेगा। वो डायरेक्टर किम से पूछता है क्या वो सीखना चाहता है। वो बॉल्ड आदमी कुछ सस्पिशियस नहीं समझता और बस हाँ कह देता है, जबकि अर्थ से आया इंसान ये देखे तो शॉक हो जाए कि बच्चा ट्विग से पेड़ फाड़ रहा है। सीन बदलता है और वही पुरानी चीज। फॉक्स आती है और कहती है कि ह्यूमंस डिस्गस्टिंग है और उसकी फॉरेस्ट में आने की हिम्मत करते हैं। सू इतना लंबे समय जी चुका है कि वो भूल भी गया था कि ये फॉक्स फिर आएगी। अपनी पहली और दूसरी जिंदगी में वो बस काटा जाता था, खून बहता था और फॉक्स उसका आर्म ले जाती थी। वो ब्लड लॉस कम करने के लिए कुछ पॉइंट्स ब्लॉक करता था, पेन कम करता था, तमंगोक कर देता था, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। लोग पूछते हैं वो कहाँ जा रहा है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट कैल्मी फॉक्स की तरफ चलता है। उसे पता है कि तीसरी रिग्रेशन में भी वो वीक है। दूसरी लाइफ में उसने कसम खाई थी कि वो 5 एनर्जीज के कन्वर्जेंस तक पहुंचेगा, लेकिन 100 साल स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट्स के साथ ट्रेनिंग करने के बाद भी वो बस फर्स्ट लेवल तक पहुंच पाया। सच ये है कि उसकी मार्शल टैलेंट आसपास के लोगों के मुकाबले इरेलेवेंट थी। वो खुद का आर्म फॉक्स को दे देता है ताकि सब बच जाएं और कहता है कि चाहे वो कितना भी कमजोर हो और चाहे इसमें 1000 साल लगे या 10,000, वो कभी हार नहीं मानेगा। फॉक्स अपनी लिप्स चाटती है और कहती है कि वो इंटरेस्टिंग है, एक ह्यूमन जो अपनी औकात जानता है और अपनी बॉडी सैक्रिफाइस कर देता है, इसलिए वो भी उसकी ऑफर मान लेगी। सू सोचते हुए देखता है कि वो आर्म देता रहेगा जब तक एक दिन वो उससे स्ट्रांग न बन जाए। हमेशा की तरह फॉक्स आर्म खाकर चली जाती है। बाकी टीम को इग्नोर करते हुए सू जंगल में प्रैक्टिस करता रहता है। वो सिर्फ तब रुकता है जब जीरो ग्रेविटी वाले आकर उसके दोस्त ले जाते हैं। जैसे ही वे चले जाते हैं वो फिर प्रैक्टिस शुरू कर देता है, बिना खाए पिए, बिना रुके। वह चौथे दिन आखिर रुकता है और खुद को इंफीरियर मॉर्टल बताकर सी ड्रैगन से कुछ पूछने जाता है। हॉर्न वाला पूछता है कि उसे इतना क्यूरियोसिटी क्यों है। सू कहता है कि वो लड़की जिसे वह ले जा रहा है उसकी स्पिरिचुअल रूट ब्लॉक्ड है, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगी और मॉर्टल होने की वजह से 100 साल से ज्यादा जी भी नहीं पाएगी। फिर वो उसे क्यों ले जा रहा है? हॉर्न वाला कहता है कि उसके पास एक मॉर्टल के हिसाब से बहुत ज्यादा जानकारी है, लेकिन उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। जब वो उसका खून स्वीकार करेगी तो उसकी स्पिरिचुअल रूट जाग जाएगी और उसे टैलेंट मिल जाएगा। सड एक्साइटेड होकर पूछता है क्या उसे भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? आखिर वो सब एक ही लैंड से हैं, शायद उनमें कुछ खास हो। व्हील बस मुस्कुराता है और कहता है कि उसे सुनना चाहिए। तभी सू को सीने में दर्द फील होता है और वो कहता है कि अच्छा है कि वो सीख ले कि ऐसे बीइंग्स से कुछ मांगना नहीं चाहिए। वो अनगिनत मिलेनिया जी चुका है। कोई और उसकी जगह होता तो सिर्फ आई कांटेक्ट पर मार देता। फिर वो थंडर में गायब हो जाता है ड्रैगन पर सवार होकर। इधर पोर किम कुछ समझ ही नहीं पाता कि हुआ क्या। अगले दिन दूसरी दोस्त को ले जाया जाना है। प्रोटैगनिस्ट वैसा ही सवाल करता है। किम यम के पास स्पिरिचुअल रूट नहीं, फिर वो ओल्ड मैन की डिसाइपल कैसे बन सकती है? ओल्ड मैन एक पिल दिखाता है और कहता है कि ये आइटम
सिस्टम किसी को भी स्पिरिचुअल इंस्टिंक्ट्स तक पहुंचने देता है। मेयर मॉर्टल भी पावरफुल बन सकता है अगर वो इसे कंज्यूम करे। ये सू के लिए बहुत वैल्यूएबल इन्फो थी, क्योंकि अब उसे पता था कि प्रैक्टिस के अलावा भी रास्ता है ज्यादा पावरफुल बनने का। और ओल्ड मैन बताता है कि मॉर्टल मार्शल आर्ट्स ट्रेन करके 5 एलिमेंट्स की रूट भी पा सकता है, लेकिन रास्ता बहुत लंबा है और रिजल्ट काफी मीडियोकर। सच्चाई ये है कि उस पिल से मिलने वाला फायदा कहीं ज्यादा अच्छा और ज्यादा फास्ट था। वो उसके लिए पोर्टल खोलता है और कहता है कि बस अब काफी है, उसे दोनों में से किसी से कुछ लेना देना नहीं और इन्हें यहाँ से गायब होना चाहिए। उनका वर्क फ्रेंड दोनों को आवाज देता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट अपनी आंखें एक पेड़ के ऊपर खोलता है। दूर से उसे यांगो रीजन का सदर्न हिस्सा दिखाई देता है, बिल्कुल अपनी पास्ट लाइफ की तरह लगता है कि वो और किन कुछ समय इसी रीजन में घूमेंगे। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट इस दुनिया के अनगिनत लोगों को चैलेंज कर चुका है, इसलिए उसे यहाँ के ज्यादातर रास्ते अपनी हथेली की लकीरों की तरह याद है। इसके साथ वो डायरेक्टर को जगाता है और उसे पास के शहर ले जाता है। वो पूरी सिचुएशन समझाता है और ऑब्वियसली आदमी कंफ्यूज्ड है, लेकिन धीरे धीरे वो रियलिटी को एक्सेप्ट करने लगता है। जल्द ही वो रोबियो नाम के शहर पहुंचते हैं, जहां उन्होंने वो एसेंशियल हर्ब्स बेचे, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा घर खरीदा। प्रोटैगनिस्ट ने किम को उस दुनिया की लैंग्वेज सिखाई, माउंटेन डिस्ट्रक्शन टेक्निक सिखाई जो उसने अपनी सेकंड रिग्रेशन में बनाई थी, एक पुरानी टेक्निक को मॉडिफाई करके। ये सब किम की एबिलिटीज के हिसाब से बेहतर फिट करने के लिए किया, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद ही सू को लगने लगा कि ये कितना डिमोटिवेटिंग है। किम ने मार्शल आर्ट्स सीखने के सिर्फ 3 महीनों में 3 फ्लावर्स का लेवल हासिल कर लिया, जबकि वो खुद, जिसने 2 पूरी जिंदगियां प्रैक्टिस की, मुश्किल से पहला स्टेज छू पाया। किम एक्साइटेड होकर खड़ा होता है और कहता है कि उसे लगता है अब वो सेयो को हरा सकता है। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराता है, सोचता है कि ये वैसा यानो बिल्कुल नहीं है जिसे वो अपनी पास्ट लाइफ में भाई मानता था। ये आदमी मेंटल तौर पर उससे सैकड़ों साल छोटा है। सच ये है कि इस पल सू डायरेक्टर किम का जैसे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर बन चुका है। इस जीवन में वो इस आदमी के साथ कदम नहीं मिला पाएगा। थकी उसे किताब देता है और कहता है कि अब से उनकी जिंदगियां अलग होंगी। किम थोड़ा कंफ्यूज्ड है और पूछता है कि सू क्या कह रहा है, क्या उसने कुछ गलत किया है, अलग होने की जरूरत क्यों है। प्रोटैगनिस्ट का रीजन ये है कि फर्स्ट रिग्रेशन में यानो मार्शल अलायंस का लीडर बना और आखिर में उन्हीं लोगों से हार गया। सेकंड रिग्रेशन में भी सच यही था, उसने एडवांस टेक्निक्स बनाई और ज्यादा प्रैक्टिस की, मार्शल आर्ट्स की लिमिट तक पहुंच गया, लेकिन वो मार्शल आर्ट्स से उन्हें हरा नहीं पाया और कल्टीवेशन पर ध्यान देने के लिए मार्शल आर्ट्स को छोड़ना पड़ा। उसे पता है कि यानो के साथ ऐसा ही फिर होगा अगर वो सारी जिंदगी उसके साथ रहा, और उसका निराश चेहरा फिर देखने से बचने के लिए वो कहता है कि इस लाइफ में वो खुद इन लैंड्स पर घूमकर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेगा। लेकिन किम पूछता है कि वो योनो के बिना कैसे जिएगा। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसके पास जो मार्शल स्किल्स हैं वो उसे स्ट्रांग बनने के लिए काफी हैं। वो कम्युनिकेट करना, लिखना, लड़ना सब जानता है। वो मार्शल पीक का आर्टिस्ट था, इसलिए उसे किसी बात की चिंता नहीं। किम कहता है कि उसे समझ आता है, लेकिन वो उस इकलौते शख्स से अलग नहीं होना चाहता जिसे वो अपनी होमलैंड से जानता है। एसआईओ कहता है कि वो समझता है और फिर वादा करता है हर 2 साल उसी दिन वो इसी घर में मिलेंगे, और इसके साथ डायरेक्टर को मनाने के बाद वो चला जाता है। ब्लू स्काई के नीचे एक आदमी भाला पकड़े उसे रुकने को कहता है और पूछता है कि उसे हॉल ऑफ 8 रिस्पेक्टेड में क्या काम है। सू कहता है वो ड्यूअल मांगने आया है। आदमी हंस पड़ता है और कहता है कि कोई यहाँ ऐसे ही घुसकर ड्यूअल नहीं मांग सकता, लेकिन उसी पल सू उस पर सोर्ड से अटैक कर देता है और उसी सेकंड उस आदमी का स्पीयर फटकर टूट जाता है। फिर सू पूछता है कि क्या वो सच में किसी आम इंसान जैसा दिखता है। सू कसम खाता है कि इस लाइफ में वो स्ट्रांग बनने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। प्रोटैगनिस्ट ऑरा को फार्म करना शुरू कर रहा है। पहली लाइफ में वो भूखा रहा, दूसरी लाइफ में भी भूखा रहा और शायद इस बार भी भूखा रहेगा, लेकिन कम से कम इस बार वो रास्ते में कुछ लोगों को ह्यूमिलिएशन देगा। जैसे ही वो हॉल के पास पहुंचते हैं, हो की यंग लड़की कहती है कि लीडर उसका इंतजार कर रहा है। वो छोटे कॉरिडोर से गुजरते हैं और सामने बॉस के पास पहुंचते हैं। सब उसे देखते हैं। बूढ़ा आदमी हंसता है और कहता है कि वो सोच रहा था ये कौन विजिटर है जो फर्स्ट डिग्री मार्शल आर्टिस्ट जैसा लग रहा है। उसने नहीं सोचा था कि वो इतना यंग लड़का होगा। प्रोटैगनिस्ट बस झुककर अपना परिचय देता है और हॉल के लीडर्स को रिस्पेक्ट दिखाता है। आदमी कहता है कि सच में उसमें
फॉर्मिडेबल पावर लगती है और उसके अनुसार भी सब ठीक है। वो बस चाहता है कि सू इस इनएक्सपीरियंस्ड लड़के को कुछ टीचिंग्स दे। उस पल बूढ़ा आदमी एक नुनचाकू निकालता है जिसके सिरे पर शार्प टिप है, जबकि यन साइड से मूव करने को तैयार है। चीफ आगे बढ़ता है, नुनचाकू घुमाते हुए कहता है कि चूंकि सू स्टॉल कर रहा है तो वो पहले करेगा। आइटम ऑरा से घिरा है और सीधा प्रोटैगनिस्ट की आंख पर जाता है, लेकिन वो अपनी सोर्ड निकालता है, एक अपवर्ड कट करता है और अटैक को रीडायरेक्ट कर देता है। शाओलिन मंक्स शॉक्ड हैं कि उसने चीफ का अटैक रिफ्लेक्ट कर दिया। चीफ अब अरीना में घूम रहा है और कहता है कि लड़का सच में सोर्ड के साथ एकाकार होने वाले लेवल पर पहुंच गया है। लगता है वो अपने पहले स्टेज से आगे बढ़ने वाला है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि लीडर भी सोर्ड के साथ एकाकार लगता है, उसने इस एक मूव से ही बहुत कुछ सीख लिया। चीफ हंसता है और कहता है कि ये फनी है कि वो इतने यंग होकर भी उसी लेवल पर है। सच में लड़का जीनियस है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट जीनियस शब्द पर हंस देता है। असल में वो इसे कॉम्प्लीमेंट भी नहीं मान पाता। सब उसे देखते हैं, सोचते हैं उसकी मार्शल स्किल कितनी इंप्रेसिव है जिसे हासिल करने में लोगों को तशको लग जाते हैं। वो इसे 30 से पहले हासिल कर चुका है। वो चीफ को उसकी तारीफ के लिए थैंक्स कहता है, लेकिन सू सोचता है कि आखिर में वो इस दुनिया के अनगिनत टैलेंटलेस लोगों में से एक ही है। फिर भी बिना मार्शल टैलेंट, बिना चोजन वन हुए वो उस मार्शल फीट तक पहुंच गया है जो उसे अब जीनियस कहकर लेबल कर रहा है। सच में रिग्रेशन एक अपॉर्चुनिटी थी, और अगर वो उसे जीनियस बनाना चाहते हैं तो इस बार वो एक जीनियस की तरह एक्ट करेगा। वो चीफ को बताता है कि अब से वो सोर्ड एनर्जी इस्तेमाल करेगा। चीफ उसे थैंक्स कहता है और कहता है कि ठीक है, वो भी अब सीरियस होगा। फिर सू माउंटेन डिस्ट्रक्शन टेक्निक का पहला फॉर्म अनलीश करता है और चीफ साइड में डॉज करता है। वो दूसरा फॉर्म अटैक करता है, एंटरिंग द माउंटेन। तीसरा फॉर्म असेंडिंग वेन। लेकिन चीफ अपने नुनचाकू के आसपास एनर्जी एक्टिवेट करता है और एक सीरीज ऑफ स्ट्राइक्स करता है जिन्हें प्रोटैगनिस्ट डिफेंड करता जाता है। चीफ समझने की कोशिश कर रहा है कि ये बच्चा आखिर है क्या जो 30 का भी नहीं और इतनी बड़ी मार्शल स्किल्स रखता है। प्रोटैगनिस्ट साइड में मूव करता है और माउंटेन डेप्थ का 7वां फॉर्म एक्टिवेट करता है। उसके कट्स में से एक चीफ के चेहरे पर लगता हुआ दिखता है। शाओलिन मंक्स शॉक्ड हैं, कहते हुए कि ये इम्पॉसिबल है। लीडर कैसे एक बच्चे से प्रेशर्ड हो सकता है। इसी समय सीओ 12वां फॉर्म डिलीवर कर रहा है, चीफ को पीछे हटने पर मजबूर करता हुआ। ऑडियंस कहती है कि ये सिर्फ स्पीड नहीं है, क्लियरली लड़के की सोर्ड में absurd पावर भरी है। एक अटैक लगता है, नुनचाकू कांप उठता है और चीफ डरता हुआ दिखता है। उस पल सीयू सोचता है कि अब इसे खत्म करने का टाइम है। वो आसमान में कूदता है, 7 लाइट्स टेक्निक एक्टिवेट करता है और अचानक चमकते हुए अनगिनत कट्स दिखाई देते हैं और मेनकू फटकर टूट जाता है। चीफ पूरी तरह से शॉक में खड़ा रह जाता है।